आदरणीय सभापति जी, यहां भी ऐसे कई दल बैठे हैं जिनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते थे। ये इनकी मजबूरी है कि वहां जाके बैठे हैं, उनको भी जेलों में ठूस दिया गया था। आदरणीय सभापति जी, देश पर जुल्म तांडव चल रहा था, निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता था, लाठियां बरताई जाती थी, कई लोग जेलों में मौत के शरण हो गए थे और एक निर्दयी सरकार संविधान को चूर चूर करती रही थी। आदरणीय सभापति जी, ये परंपरा यहां नहीं रुकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। आदरणीय सभापति जी, बात वहां से नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। क्यों? संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। आदरणीय सभापति जी, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। एक किताब को मैं कोट कर रहा हूं, उस किताब में जो लिखा गया है और उसमें प्रधानमंत्री उस समय के मेरे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको कोट किया है। उन्होंने कहा है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो एक किताब में लिखा गया है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। इतिहास में पहली बार आदरणीय सभापति जी, नहीं, आप सदन इतिहास में पहली बार ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। सदन के नेता बोल रहे हैं, आपको मर्यादा रखनी चाहिए। ऐसे सदन नहीं चलेगा इस तरीके से, गलत तरीका आपका ये। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने
चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक, और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। पीएमओ के ऊपर अघोषित दर्जा दे दिया गया। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, और एक पीढ़ी आगे चले, और उस पीढ़ी ने क्या किया? भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। और दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था है? आदरणीय सभापति जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो संविधान के साथ क्या हुआ उसी की बात कर रहा हूं। उस समय करने वाले पात्रों को लेकर किसी को परेशानी होती होगी, लेकिन बात संविधान की है। मेरे मन के और मेरे विचारों को मैं अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते थे, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे, इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 370 की तो पता है सबको, 35A का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो संसद है, उसको भी उन्होंने गला घोटने का काम किया। 35A जो संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया, और अगर 35A न होता तो जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा हुई वो हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर यह काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। आदरणीय सभापति, ये संसद का अधिकार था, कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था, लेकिन और उनके पास बहुमत था, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि पेट में पाप था, देश की जनता से छुपाना चाहते थे। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर जिनके प्रति आज सम्मान का भाव सब कोई अनुभव कर रहा है, और हम लोगों के लिए तो बहुत विशेष है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो जीवन में बहुत बड़ी जो कुछ भी रास्ते मिले ना वहीं से मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आंबेडकर
इनके प्रति भी इनके मन में कितनी कटुता भरी थी, कितना द्वेष भरा था। मैं आज उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब अटल जी की सरकार थी तब बाबा साहब आंबेडकर, उनका जो महापरिनिर्वाण भूमि है, वहां पर अलीपुर रोड पर अटल जी की सरकार में बाबा साहब आंबेडकर जी के स्मृति में एक स्मारक बनाना तय हुआ। अटल जी के समय ये नहीं हुआ। दुर्भाग्य देखिए, 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया, न होने दिया। बाबा साहब आंबेडकर का जब हमारी सरकार आई, बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारा सब श्रद्धा होने के कारण हमने अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल बनाया और उसका काम किया। आदरणीय सभापति जी, दिल्ली में जब बाबा साहब आंबेडकर के 1992 में, उस समय चंद्रशेखर जी कुछ समय थे, तब एक निर्णय किया गया था, आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यही जनपद के पास 40 साल तक वो कागज पे ही पड़ा रहा, नहीं किया गया। और तब जाकर के 2015 में हमारी सरकार आई और हमने आकर के इस काम को पूरा किया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आंबेडकर के 125 साल तो हमने पूरी दुनिया में बनाए थे, विश्व के 120 देशों में बनाने का काम किया था। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर की शताब्दी थी, तब अकेली बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री जी थे, और महू में जहां बाबा साहब आंबेडकर जी का जन्म हुआ था, उसको एक स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में हुआ था। शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में बाबा साहब आंबेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे, और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी। और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया, और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। आदरणीय सभापति जी, आरक्षण की कथा बहुत लंबी है। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है, आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। बाबा साहब आंबेडकर समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण के लेकर के आए, उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई, तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला।
तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। ये पाप इन्होंने किया था। आदरणीय सभापति जी, जब हमारे यहां संविधान का निर्माण चल रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक, दिनों तक गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया है और सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं,